नमस्कार, कालका से समालखा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र का अन्न भंडारण भरता है। भाइयों, हम सब इस बात में से भली भांति अवगत हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भूमि, पूंजी, उद्यमिता तथा श्रम ऐसे चार आधार स्तंभ हैं जिन पर हर देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। इनमें से चौथा स्तंभ श्रम सबसे महत्वपूर्ण है। आज हरियाणा विकास के मामले में नई बुलंदियों को छू रहा है। आपके बल पर ही आज हरियाणा देश में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य हरियाणा में बना है। इसका श्रेय आप सब महानुभाव को जाता है। मैं आप सबको इसका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि श्रम ही जीवन है। जिस समाज में श्रम को महत्व नहीं मिलता वह जल्दी नष्ट हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का विचार है। और अभी मंच से बोल रहे थे कि हमारा यह ऐसा पहला संगठन है जो 70 वर्ष पूरे हुए हैं और गति से लगातार आगे बढ़ रहा है। और दूसरे संगठनों को अगर हम देखें वो कहीं न कहीं रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। उनके विचार को लेकर के ये सारा भाइयों सिस्टम होता है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में आज बताते हुए कि हमने प्रदेश के श्रम विभाग पर पोर्टल पर लगभग 27,000 कारखानों के लगभग 22 लाख श्रमिकों को पंजीकृत किया है। इसके अलावा 4,50,000 प्रतिष्ठानों में 33,58,000 श्रमिक पंजीकृत हैं। हमारा ध्यान केवल संगठित क्षेत्र पर ही नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र पर भी है। हरियाणा में आज लगभग 25% श्रमिक संगठित क्षेत्र में और 75% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। हमने जहां श्रमिकों के कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है वहीं उनका दुर्घटना बीमा भी किया जाता है और उनके सामाजिक सरोकारों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ये हमारी सरकार ने भाइयों कार्य किए हैं। भवन निर्माण में भी और उद्योगों में कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभ डीबीटी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल केंद्रों, अंत्योदय भवन और राज्य के सीएससी सेंटर्स के माध्यम से पंजीकरण करवाना होता है और उसके माध्यम से उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी सरकार के द्वारा लाभ दिए जा रहे हैं वो लाभ डायरेक्ट अपने खाते के अंदर वो डीबीटी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। ये हमारी सरकार ने भाइयों निर्णय किया है और इसका लाभ भी हरियाणा प्रदेश के अंदर वो हमारे श्रमिक भाइयों को मिल रहा है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने जो हमारे
कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी थे। ऐसे कर्मचारियों के वो बेनिफिट काफी मात्रा के अंदर रुके हुए थे। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप सबके बीच में इतनी भारी संख्या के अंदर हमारे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज इस पवित्र भूमि भगवान श्री कृष्ण की भूमि के ऊपर आप पधारे। चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, जिसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब चुनाव आयोग भी आचार संहिता को लेकर नजर बनाए हुए है। इसी बीच चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में राज्य मंत्री असीम गोयल को नोटिस भेजा है। नोटिस में लिखा गया है कि बिना प्रशासनिक स्वीकृति के असीम गोयल ने अपने नाम के बैग, घड़ी, कपड़े आदि सामान वितरित करते हुए राजनीतिक प्रचार किया है, जो कि आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है और मेरे ऑफिस के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है। उसमें हमने असीम गोयल जी को नोटिस जारी कर दिया है। भाई, इसमें जो मीडिया पर, जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है, उसके अंदर आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां लोगों को लुभाने के वादों की झड़ी लगाने में जुटी हुई हैं। इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं और अंबाला की जनता क्या कहती है, इसको लेकर जब स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने हमारी टीम से बात करते हुए अंबाला से जुड़े कई मुद्दे उठाए, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा पानी की निकासी का सही इंतजाम न होना रहा। देखिए, यहाँ के स्थानीय मुद्दे तो सिर्फ एक पानी की निकासी का ही मेन मुद्दा है कि पानी की निकासी बेहतरीन ढंग से हो, ताकि जो शहर का अंबाला शहर का कपड़ा मार्केट का जो हब है, यहाँ पे जो बाहर से यहाँ 3 स्टेटों के कस्टमर आते हैं, उनसे एक नाम बनता है अंबाला का, तो वो अंबाला का नाम बना रहे, शान बनी रहे। पानी की निकासी का सबसे बड़ा मुद्दा है जी। अगर पानी की निकासी हो जाए तो सबसे बढ़िया है जी। और ये कोई ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है सरकारों के लिए। ये एक बार इस काम के लिए उनको आगे आना पड़ेगा, बस काम हो जाएगा, काम की कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय मुद्दा दिक्कत ज्यादा पानी की आ रही है जी। अंबाला शहर में बहुत ज्यादा पानी आने लग गया है। पहले से आधा घंटा की बारिश में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं और व्यापार को भी बहुत दिक्कत आ रही है। इसमें बाहर से जो कस्टमर आता है उसको भी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा और क्या क्या? इसके अलावा शंभू बॉर्डर का ज्यादा दिक्कत है जी। बाहर के कस्टमर यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, इस करके व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ पे। महंगाई को लेकर क्या? महंगाई तो देखो जी, टाइम के हिसाब से तो देखो थोड़ी बहुत बढ़ती है, मगर रोजगार होना चाहिए जी, फिर महंगाई नहीं दिखती। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्र पिछले 44 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स वीसी के घर पर ताला लगाकर घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। बाद में वीसी के साथ वार्ता हुई तो स्टूडेंट्स ने भूख हड़ताल तो समाप्त जरूर कर दी और ताला खोल दिया, लेकिन प्रोटेस्ट को जारी रखा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी कुछ जायज मांगे हैं, जब तक वो पूर्ण नहीं होंगी तब तक आगामी 30 अगस्त तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी की जो लैब और वर्कशॉप है उसमें प्रॉपर इक्विपमेंट्स और मशीनरी नहीं है। यूनिवर्सिटी के पास अपनी कोई एम्बुलेंस नहीं है। हजारों यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसको किस चीज में हम लेके जाएंगे। यूनिवर्सिटी की डिस्पेंसरी में हमें कोई मेडिसिन नहीं मिलती है। यूनिवर्सिटी के जितने भी हॉस्टल हैं वो जर्जर हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी की सारी लिफ्ट खराब है। यूनिवर्सिटी की जो मेन लाइब्रेरी है उसकी 70% लाइट्स खराब है। इन्हीं सारी बेसिक डिमांडों को लेकर पिछले 45 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन बिल्कुल असंवेदनशील बना हुआ है। छात्रों को उसकी कोई फिक्र नहीं है। गर्मी में, मच्छरों में कितने भी वो तंग हो, उनकी पढ़ाई कितनी ही बर्बाद हो,
महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ यमुनानगर के जगाधरी स्थित चौधरी देवीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स ने जगाधरी में प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की मांग की। छात्राओं और प्रोफेसर ने कहा कि कितने दुख की बात है कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जो लोगों की जान बचाती हैं, उनका अपना जीवन सुरक्षित नहीं है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्याकांड को लेकर पूरे देश में रोष नजर आ रहा है। यमुनानगर से भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जहां विद्यार्थी हाथ में बैनर लेकर सड़क पर उतर और उन्होंने न्याय की मांग की है। इसके साथ ही प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कोलकाता में हुए हत्या और रेप कांड को लेकर लोगों में आक्रोश। कपड़ों पे, सोच पे डिपेंड करता है कि लोग क्या है। मैं डॉक्टर अमिता चौधरी देवीलाल कॉलेज से, ये डिपेंड नहीं करता कि आप क्या हो। हम बेटियां पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कोलकाता में ऐसा हुआ। वो तो डॉक्टर थे, लेकिन वहाँ की मानसिकता, सामने वाले की मानसिकता पे डिपेंड करना है। हमें लड़कों को समझाना पड़ेगा, उन्हें पढ़ाओ। बेटियां तो पढ़ रही हैं, उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए और सख्त एक्शन होना चाहिए। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ आरोपी पे, उसे फांसी देनी चाहिए। सख्त एक्शन होना चाहिए जिससे सबके सामने फांसी दे, जिससे डर बैठे कि हाँ इस पे एक्शन होता है, हमारी गवर्नमेंट एक्शन करती है। मेरा ये मानना है कि हम लड़कियों को पढ़ी हमारी लड़की लेकिन बची नहीं, तो मेरा मानना है कि लड़कियों को पढ़ाने की बजाय हम अपने लड़कों को सिखाएं एक शुरू उम्र से, कॉलेज लाइफ से, कि औरतों का सम्मान कैसे किया जाए। और हम अपनी हमारी जो बहन है आरकेजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, अभी तक कोई भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, जो पकड़ा गया है, तो हम चाहते हैं कि सख्त एक्शन लिया जाए, चौराहे पे उसे फांसी दी जाए, ताकि जो आगे आने वाले क्राइम है उनको रोक लग सके। और जो ऐसे मनोस्थिति रखते हैं उनके मन में एक डर हो ऐसा कुछ भी करने से पहले, तो सबके सामने उसे फांसी दी जाए। और हम सब आज एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा अभी एक इंसिडेंट हुआ है एक डॉक्टर के साथ, बहुत ही ज्यादा बर्बरता हुई है, उसके लिए हम न्याय मांगना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आगे जो ये हो रहा है, रेप के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, वो आगे ना बढ़े। हमारे बेटियां जो हैं वो सेफ रहें, बाहर निकलते हुए उन्हें ये ना सोचना पड़े कि हम बाहर कैसे जाएं। वो रात को दिन में इतनी सेवाएं दे रही हैं, लोगों की जान बचा रही है और उनकी जान ही सेफ नहीं है। माँ बाप सारे बेचारे ये सोच रहे हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को बाहर भेजें। खबर अंबाला से है, जहां के छावनी बस स्टैंड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक संदिग्ध बैग लोगों को दिखाई दिया, जिसके बाद मामले की सूचना प्रशासन तक पहुंचाई गई। बस स्टैंड पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची और बैग को आधुनिक मशीन की मदद से जांचा गया। बैग में कुछ संदिग्ध चीज नहीं मिली, जिसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन हैरानी तब हुई जब पता चला कि ये वाकई में सुरक्षा दलों की एक मॉक ड्रिल थी। तो वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए एसएचओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि समय समय पर यह मॉक ड्रिल की जाती है, ताकि अगर ऐसी स्थिति हो तो टीम उससे आसानी से निपट पाए। खबर अंबाला से है, जहां सुरक्षा की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। हालांकि लावारिस बैग देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना प्रशासन को दी गई, जिसके बाद मौके पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची और बैग से चार्जर और कुछ कपड़े निकले। एसएचओ देवेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन समय समय पर किया जाता है, जिससे अगर आगे ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो तो उससे निपटने के लिए टीम पूरी तरह से तैयार रहे। अंबाला में संदिग्ध बैग पाए जाने के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी के पर्पज से मॉक ड्रिल की जाती है। और जैसे कि बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, इस प्रकार की भीड़ भाड़ के क्षेत्र है, उनमें मॉक ड्रिल करना अति आवश्यक है, जिससे संदेश जाता है कि पुलिस और पब्लिक का सामंजस्य है और लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जागृत होती है। देखिए, विदिन 22 मिनट्स में स्पॉट पे विजिट हो चुकी थी। इसमें जैसा कि एक्सरे मशीन के द्वारा चार्जर इसमें विजिबल हुआ है। पहुंची जहां पर
सामने आया कि एक मॉक ड्रिल थी, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। तो वहीं एसएचओ की ओर से जानकारी दी गई कि इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन समय समय पर किया जाता है, जिससे टीम पूरी तरह से अलर्ट रहे और हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए टीम तैयार रहे। अंबाला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। इसी क्रम में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल करवाई गई, जिसके बाद एसएचओ ने जानकारी साझा की। उनका कहना है कि टीम को एक्टिव रखने के लिए ऐसी मॉक ड्रिल लगातार आयोजित की जाती हैं। तो वहीं संदिग्ध बैग देखकर लोगों में हड़कंप जरूर मच गया, लेकिन जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि ये केवल एक मॉक ड्रिल थी तो लोगों ने राहत की सांस ली। अंबाला में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। महेंद्रगढ़ के गांव भोजावास में 2 दिन पहले एक परचून के दुकानदार को एक बदमाश ने गोली मारी थी। गोली दुकानदार के हाथ में लगी थी। आज घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बदमाश फिल्मी स्टाइल में गाड़ी से उतरकर हाथ में पिस्टल लेकर सीधा पिस्टल से गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पुलिस टीम लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों का सुराग नहीं लग पाया है। भिवाड़ी में बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम में घुसकर शोरूम मालिक और स्टाफ पर हमला किया और मालिक को गोली मार दी, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। तो वहीं शोरूम मालिक का घायल हुआ भाई और एक स्टाफ सदस्य का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस घटना के विरोध में रेवाड़ी ज्वेलर्स एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के बाद 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। एक्चुअली हमारे ज्वेलर्स एसोसिएशन में एक हमारे साथी हैं जो भिवाड़ी में जिन्होंने दुकान कर रखे कमलेश ज्वेलर्स के नाम से, जस्सू भाई। यहाँ पे हमारे रेवाड़ी पुराने प्रधान जी होते थे, श्री अर्जुन लाल जी उनके सपुत्र हैं वो। तो उनके साथ कल रात को 5 बदमाश गुंडे आए, जिन्होंने उनकी दुकान में घुसकर पहले लाठी डंडे से वो किया और फिर उन पर गोलियां बरसाई। दुकान भी लूट गए और हमारे भाई जस्सू को जान से मार भी गए। उनके एक भाई वहां सीरियस भी है और एक उनका स्टाफ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके लिए आज हमने अपने सारे रेवाड़ी के प्रतिष्ठान ज्वेलर्स एसोसिएशन के, जिसमें हमारे स्वर्णकार बिरादरी भी है, कारीगर भी हैं, गलाई वाले भी हैं, सबने हमारा फरीदाबाद में कानून व्यवस्था एक बार फिर से बिगड़ती हुई दिखाई दी। दरअसल एक युवक पर करीब 5 हमलावरों ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। वहीं घायल के दोस्तों ने युवक को निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, जहां 2 गोली लगने के कारण उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस की 8 टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं, जिसमें सामने आया है कि आर्यन की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो मारना किसी दूसरे को चाहते थे, लेकिन गोली की चपेट में आर्यन आ गया। वहीं मृतक के पिता ने भी जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा आर्यन मिश्रा 18 से 19 साल का है, जो कुल 5 लोगों के साथ एक मॉल गया था, लेकिन वो देर तक वापस नहीं लौटा। जिसके बाद उनके बेटे ने उन्हें फोन पर एसएसबी हॉस्पिटल बुलाया और डॉक्टर ने बताया कि उनके बेटे को 2 गोलियां लगी हैं। तो वहीं परिवारजनों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। ये छोटा वाला है, सबसे छोटा है। मतलब साजिशाना है सारी चीजें। साजिश एक तरह से तो नहीं समझ पाया। साजिश एक तरह से रंजिश। 5 आदमी में एक व्यक्ति को गोली एक गोली लगी, रंजिश ही कह सकते और किसी को रेप भी नहीं लगी। क्या नाम है भाऊ जी आपका? सियानंद मिश्रा। अब बीती रात को क्या हुआ था? रात के भैया 12:30-1 बजे लेके गए थे, तो कह रहे चौमीन खाने ले गया था। पलौल में गोली लगी, कैसे लेके वो बताएंगे भैया जो लेके गए। लड़के का 1900 या 20 पूरा हम हो रहे थे। तो 2004 में या 2005 में पैदा हुआ है। जो उन्होंने सोचा जो कि इसमें जरूर मेरा बेटा बैठा होगा, मेरा बेटा बैठा होगा, पर वो उनकी लक, इस बच्ची की लक खराब है। जो वो मेरा बेटा नहीं था, ये मेरा जो रेंट पे रहते हैं
वो बैठा हुआ था, वो घूमने निकला था, अपने पापा को बोल के आया था, पापा मैं क्या भैया के साथ मैं जा रहा हूँ। गोली चलाई गई थी क्या इन्होंने शुरू की थी 21 सेक्टर क्या फ्लाईओवर जो है बड़कल का, वहां से उन्होंने फायरिंग शुरू की। पहले फर्स्ट एक रात को ये निकले हैं मैगी खाने, बाप को पता ही नहीं है बेटा किधर सो रहा है किधर नहीं। वो निकल गए रात को मैगी खाने निकले हैं और फिर वहां पे जाके उनकी को पहले की दुश्मनी थी, पहले की दुश्मनी में फिर उनके पीछे लग गए वो दूसरी पार्टी और गोलियां चली हैं। कितने आदमी थे मारने वाले कुछ पता है? मारने वाले अभी तक तो 2 ही आदमी सामने आए हैं, बाकी 2-3 और भी हैं, 5-6 आदमी बता रहे हैं गाड़ी में। ये कितने लोग थे? ये गाड़ी में मैगी खाने गए कौन कौन गया था? कितने लोग गए थे? गाड़ी में 5 बंदे गए थे ये, जिनमें 2 फीमेल थी और एक के 2 बच्चे थे और एक लड़का अलग था और एक फीमेल थी वो अलग थी। अच्छा, कौन थे, किसके साथ गए थे ये जो जिसके ऊपर गोली चली है? क्या नाम है उसका और किस कहाँ कहाँ गोली लगी? गोली चली है वो उसके आर्यन नाम का लड़का है वो, और उसके हालात अभी क्रिटिकल है। खबर फरीदाबाद से है, जहां बदमाशों ने बल्लभगढ़ मलेरना रोड पर गाड़ी में बैठे युवक पर लाठी डंडे ईंट पत्थर से हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़ित युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। युवक ने बदमाशों से भागकर जान बचाई। वहीं इस हादसे में गाड़ी को बदमाशों ने चकनाचूर कर दिया। पूरे मामले को लेकर पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां सीएचसी केंद्र के स्टाफ ने डीजी कार्यालय के साथ साथ आचार संहिता के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाते हुए एक और हैरानीजनक कारनामा कर दिखाया है। एक तरफ जहां स्टाफ सदस्य केंद्र को मिली गाड़ी को लेकर स्पीकर लगाकर डांस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रांगण में मरीज उपचार के लिए इंतजार करते रहे। आपको बता दें कि स्टाफ के द्वारा डांस करने की वीडियो भी जहां सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो डीजी कार्यालय तक भी पहुंच चुकी है। मामले के अनुसार सीएचसी केंद्र पर एसएमओ केंद्र के लिए सीएमओ से एक गाड़ी की डिमांड कर सकता है। ऐलानाबाद सीएचसी की गाड़ी को कुछ समय पूर्व सीएमओ ने सिरसा में शिफ्ट कर दिया था, जिसको लेकर ऐलानाबाद स्टाफ की ओर से डिमांड करने के बाद गाड़ी स्टाफ को दे दी गई। जब गाड़ी वापस मिली तो ऐलानाबाद सीएचसी स्टाफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीएचसी स्टाफ गानों की धुन पर थिरकने लगे, तो वहीं सीएमओ डॉक्टर महेंद्र भादु ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। खबर गोगामेडी से है, जहां उत्तर भारत के प्रसिद्ध धर्म धाम गोगामेडी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं और आसपास के इलाके की सुरक्षा के साथ मेला क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिहाज से पुलिस ने मेला क्षेत्र में पुख्ता इंतजाम किए हैं। गोगामेडी पुलिस थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि गोगाजी महाराज के श्रद्धालु हमारे मेहमान हैं, इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए गोगाजी मेला क्षेत्र को 5 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें गोगाजी का मुख्य मंदिर और समाधि स्थल, मेला बाजार, गौरक्षा टीला मंदिर, गोगड़ा, मेले की यातायात व्यवस्था, वाहन पार्किंग क्षेत्र शामिल हैं। गोगामेडी थाना अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि मेला क्षेत्र में विशेष भीड़ वाले दिनों में 1200 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात रहेगा।
पीक डेज को लेकर जो गोगा मेडी मेला है 25 से 27 जुलाई तक जो पीक डेज का प्रथम उत्सव रहेगा, उसमें पुलिस की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं, जिसमें भीड़ के लिए जो बैरिकेटिंग व्यवस्था है वो 3 फेज में है। पहला और दूसरा फेज लोहे की बैरिकेटिंग का है और तीसरा फेज है वो लकड़ी की बैरिकेटिंग है। हर वर्ष जो लकड़ी की बैरिकेटिंग है थोड़ी कम होती थी, अब की बार हमने प्रयास किया उसको जस्ट डबल करके जो श्रद्धालु है वो अधिक क्षमता में उसमें आ सकेंगे। तो संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि रोड पर जो है वो श्रद्धालु नहीं आएंगे और बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।